बेटा ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की, मतलब कि उन फैक्टर्स की जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इन फैक्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरी है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर आएगा किसी भी लीफ का एज, साइज, नंबर और ओरिएंटेशन। कहने का मतलब यह है कि कोई एक प्लांट है, उस पर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स होंगी उतना ही ज्यादा वो एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अगर उसके प्लांट के ऊपर ज्यादा यंगर लीफ होंगी तो उसका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लीफ का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा, उतनी ही सनलाइट उसके ऊपर पड़ पाएगी और उतना ज्यादा वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। उसके अलावा ओरिएंटेशन, अगर सनलाइट की तरफ लीफ की अच्छी तरीके से ओरिएंटेशन है, ऐसा नहीं है कि लीफ झुकी हुई है और सनलाइट की तरफ उसका फेस नहीं है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ज्यादा अच्छे से, मुकाबले उस प्लांट के जिसकी लीव्स का ओरिएंटेशन सनलाइट की तरफ ज्यादा अच्छा होता हो, ज्यादा अच्छी एक्सपोज्ड लीव होती हो, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छे से हो पाता है। उसके अलावा बेटा उस लीफ के अंदर मीजोफिल सेल कितनी है, उसमें क्लोरोप्लास्ट कितने प्रेजेंट है, उस लीफ की सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कैसा है, उसके अलावा उसके अंदर क्लोरोफिल की क्या अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लोरोफिल की अमाउंट। क्यों? क्योंकि लाइट को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल का ही है। उसके अलावा एक चीज होगी जिसे कहा जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये भी बेटा हमारे फैक्टर्स हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब यह है कि आप दो प्लांट लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, एक बनियन ट्री है और एक छोटा सा हर्ब है कोई, या टमाटो प्लांट ले लीजिए फॉर एग्जांपल। अब आप देखेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन, तो बनियन ट्री बहुत ह्यूज है, उसका जेनेटिक मेकअप उस अलग तरीके का है, और जो हमारा टमाटो का प्लांट है वो छोटा है, उसका जेनेटिक मेकअप किसी और तरीके का है। तो दोनों में अगर बनियन ट्री का कंपैरिजन देखें तो बनियन ट्री ज्यादा रेट पे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि वो उसके पास में ज्यादा एक ह्यूज स्ट्रक्चर है, दूसरा उसके ऊपर ज्यादा लीव्स है। और आगे चल के जब इस बनियन ट्री की प्रोजेनी होंगी या टमाटो प्लांट की प्रोजेनी होंगी, तो दोनों में से जो बनियन ट्री की प्रोजेनी होगी उसका जेनेटिक मेकअप इस तरीके का होगा कि वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और टमाटो प्लांट का उस बनियन ट्री के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बड़े प्लांट जिनका जेनेटिक मेकअप ज्यादा अच्छा है, उनके आगे आने वाले प्लांट्स के अंदर भी वैसा ही फोटोसिंथेटिक रेट रहेगा, मुकाबले उन प्लांट्स के जो छोटे हैं, उनका जेनेटिक मेकअप उस तरीके का, भाई उस रेट पे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का या अलग अलग प्लांट का अलग अलग तरीके का जेनेटिक मेकअप है, और उसी हिसाब से उसी रेट पे वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं तो 4 फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें बेटा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला है सनलाइट, दूसरा है हमारा CO2 कंसंट्रेशन, तीसरा है हमारा टेम्परेचर, और चौथा है हमारा वाटर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन्हें डिटेल में पढ़ाया गया है, हालांकि मैं इंटरनल फैक्टर्स को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दी थी बेटा। ब्लैकमैन ने एक लॉ दी थी और उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो 1905 में ब्लैकमैन द्वारा दी गई थी। ये ब्लैकमैन साहब है। देखिए, इस बात को आप डेफिनेशन से पढ़ेंगे, उससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा और बहुत आराम से, आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो लॉ है ये कहती है कि सपोज ये एक लीफ है और इसमें कोई एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो रहा है बेटा।
अब इस फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से आपका लाइट भी है, दूसरा आपका टेम्परेचर भी है, तीसरा आपका वाटर भी है, और उसके अलावा आपका बेटा CO2 कंसंट्रेशन है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें चारों चीजों में से जो भी चीज सबसे कम होगी वो इस प्रोसेस को या इस केमिकल प्रोसेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी बेटा। उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करें कि एक लीफ थी जो पहले 1 घंटे के अंदर लगभग 5 ml CO2 को इस्तेमाल कर रही थी या उसे एसिमुलेट कर पा रही थी। अब मैंने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा दिया और 7 ml कर दिया। ठीक है जी, 7 ml CO2 कर दिया बेटा मैंने। तो यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं CO2 की कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दूं तो ऐसा करने से यहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? तो उसका कारण यह है कि आपने CO2 की कंसंट्रेशन को तो बढ़ा दिया, लेकिन ना आपने लाइट को बढ़ाया है, ना आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, ना आपने वाटर को बढ़ाया है। तो फॉर एग्जांपल आपने चलो CO2 को बढ़ा दिया तो आपका लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है, तो आप कहते हैं चलो लाइट बढ़ा देते हैं भाई, तो CO2 भी बढ़ गई और लाइट भी बढ़ गई। तो ऐसा करने से फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है। अब आपने टेम्परेचर को भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया, तो जो सबसे कम रह गया वो है वाटर। तो वाटर यहां पे क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी चीज सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, वो उस केमिकल प्रोसेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। ये तो रही बात मेरी जो एग्जांपल में समझाना चाहता था। अब आप एक काम करिए, डेफिनेशन को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है इफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है फोटोसिंथेसिस। इफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर इस बायोकेमिकल प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है, कौन कौन से हैं, ये 4 फैक्टर्स आपके सामने लिख दिए, एक से ज्यादा फैक्टर्स, तो उस केमिकल प्रोसेस के, उस फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करेगा कौन सा फैक्टर, जो नियरेस्ट होगा किसके, मिनिमल वैल्यू के, जो सबसे कम होगा वो ही उसके रेट को डिटरमाइन करने वाला है। और ये जो फैक्टर होगा जो सबसे कम होगा वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है उस केमिकल प्रोसेस को, अगर उसकी क्वांटिटी बदलती है वो फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जैसे यहां पे मैंने बताया आपने CO2 को बढ़ा दिया था और आप चाह रहे थे कि फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाए, तो बेटा नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि लाइट लिमिटिंग बन गई, लाइट बढ़ा दी तो टेम्परेचर लिमिटिंग बन जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाटर लिमिटिंग बन जाएगा। तो जो चीज सबसे कम होगी उस केमिकल रिएक्शन में, जो भी चीज सबसे कम होगी वो वहां पे उस प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, एक उदाहरण मैंने दिया था, एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। यह उदाहरण क्या कहता है कि एक प्लांट थी ग्रीन लीफ की जो ऑप्टिमल लाइट और CO2 में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक प्लांट है जिसके अंदर ग्रीन लीव्स है और वहां पे ऑप्टिमल लाइट CO2 में नॉट फोटोसिंथेसाइज इन वेरी लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि CO2 और लाइट दोनों तो ऑप्टिमम है, बराबर है, लेकिन यहां पे जो लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, वो लिमिटिंग बन जाएगा। तो अगर आप ऑप्टिमल टेम्परेचर को लाते हैं या उस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहां पे
फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ है इफ ऑप्टिमल टेम्परेचर इज गिवन इट विल स्टार्ट, मतलब आपको लाइट CO2 के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, नहीं तो जो टेम्परेचर है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। ये तो रही बात लॉ की। अब हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की थी, तो यहां पे 4 मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, लिमिटिंग फैक्टर कह रहा हूं या फैक्टर है, वो है हमारा लाइट। तो बेटा लाइट के अंदर 3 चीजें बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती हैं फोटोसिंथेसिस को। सबसे पहला, लाइट की क्वालिटी क्या है। लाइट की क्वालिटी का मतलब है कि लाइट 400 टू 700 नैनोमीटर के जोन में आ रही है, इतनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो ज्यादा एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। दूसरी बात है लाइट इंटेंसिटी, मतलब कम लाइट इंटेंसिटी है, लो लाइट इंटेंसिटी है या हाई लाइट इंटेंसिटी है। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। तीसरी बात है यहां पे ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। अब यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं कि भाई जो लाइट का एक्सपोजर का ड्यूरेशन है वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करता, वो ओवरऑल प्रोसेस को अफेक्ट करेगा बेटा, वो ओवरऑल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। फोटोसिंथेटिक रेट को वो अफेक्ट ना करके ओवरऑल प्रोसेस को करता है अफेक्ट। अब यहां पे बात यह है कि लाइट की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मैं स्पेक्ट्रल रेडिएशंस की बात करूं तो अगर ब्लू और रेड रीजन की लाइट होगी तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और अगर ये लाइट ग्रीन स्पेक्ट्रम में आती है तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन स्पेक्ट्रम में, और सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है ब्लू और रेड रीजन में बेटा। अब बात यह है अगली कि बेटा जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है, जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो बेसिकली लाइट का, इंसिडेंट लाइट का और CO2 फिक्सेशन की लीनियर रिलेशनशिप होती है। इस बात को ऐसे समझिएगा, पहले मैं दूसरी बात और बोल लूं फिर उसके बाद ग्राफ बताऊंगा। मैंने क्या बोला, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो CO2 फिक्सेशन और लाइट की लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब लाइट बढ़ाओगे तो जो CO2 फिक्सेशन है या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता ही चला जाएगा, आप लाइट बढ़ाते चले जाओ CO2 फिक्सेशन बढ़ता चला जाए। बेटा एक पॉइंट आने पे जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी तो हाई लाइट इंटेंसिटी होने के बाद में वहां पे फोटोसिंथेटिक रेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो आप देख पा रहे हैं इस एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी है, इस वाले एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो आपने जब लो लाइट से बढ़ाना शुरू किया तो देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लीनियरली बढ़ता चला गया। लेकिन जब एक सैचुरेशन आ गया, जब लाइट इंटेंसिटी हाई हो गई तो उसके बाद में वहां पे कोई भी फर्दर फोटोसिंथेटिक रेट में इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अदर फैक्टर्स, आपने लाइट को ही तो बढ़ा रहे हो भाई। अभी हमने लॉ पढ़ी थी ब्लैकमैन साहब की, हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी फैक्टर को बढ़ा दे रहे हो तो जो सबसे कम फैक्टर होगा या जो भी फैक्टर कम वैल्यू में होगा वो उस रेट को अफेक्ट करने वाला है। तो यहां पे अगर आपने लाइट को बढ़ा दिया तो आपने अभी CO2 को तो बढ़ाया ही नहीं, आपने वाटर को तो बढ़ाया नहीं, आपने टेम्परेचर को तो बढ़ाया ही नहीं। अगर आप इन्हें बढ़ाएंगे तो हो सकता है फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाए। क्यों? तो अब फिर से सम अप कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, लोअर लाइट इंटेंसिटी पे लीनियर रिलेशनशिप होती है इंसिडेंट लाइट की और CO2 फिक्सेशन की। कब? लो लाइट इंटेंसिटी पे। इस पे MCQ बन सकता है, बहुत बढ़िया वाला। दूसरा लिखा हुआ है एक
एट हायर लाइट इंटेंसिटीज रेट डज नॉट फर्दर इंक्रीज, रेट आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे। अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? लिमिटिंग हो जाएंगे। अगर आप उन्हें बढ़ाते हैं तो हो सकता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे बढ़ जाए। अब अगली बात यह कही गई है कि टोटल सनलाइट का अगर 10% भी प्लांट को अवेलेबल हो जाए तो सनलाइट का सैचुरेशन हो जाता। प्लांट कह देता भाई इससे ज्यादा सनलाइट हमें नहीं चाहिए। 10% ऑफ टोटल सनलाइट प्लांट को चाहिए केवल, उससे ज्यादा सनलाइट उसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर आप उससे ज्यादा सनलाइट करेंगे तो उसकी वजह से उसका क्लोरोफिल डैमेज हो सकता है, और अगर उसका क्लोरोफिल डैमेज हो गया तो वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से डिक्रीज होना शुरू कर देगा। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे अगली बात कही गई है कि लाइट सैचुरेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। पूरी सनलाइट का 10% अगर सनलाइट मिल जाए तो लाइट का सैचुरेशन हो जाता है। भाई इससे ज्यादा नहीं बढ़ाओ, ये सैचुरेशन है, इससे ज्यादा हम लोग लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। और अगर आप इंक्रीज करते हो इंसिडेंट लाइट को तो वो ब्रेक डाउन कर देगा किसको? क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगली बात ये कही गई है कि वो प्लांट जो डेंस फॉरेस्ट में रह रहे हैं या शेड में रह रहे हैं उनके लिए तो हो सकता है लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो, क्योंकि भाई डेंस फॉरेस्ट है, ऊपर बड़े बड़े कैनोपीड प्लांट है, नीचे तक लाइट पहुंच नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में तो हो सकता है कि भाई लाइट उन प्लांट्स के लिए जो नीचे रह रहे हैं और जिनको शैडो में रहना पड़ रहा है, जिनको लाइट उतनी ऑप्टिमम अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स के लिए तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन सकती है। बाकी जितने भी बड़े प्लांट्स हैं उनके लिए लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने बताया पूरी सनलाइट का 10% चाहिए। इतना तो अगर कहीं पे भी सनलाइट आ रही होगी तो इतनी सनलाइट वहां पे पहुंच जाती है बेटा। तो ये तो रही बात बेटा किसकी? हमारी लाइट इंटेंसिटी की। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं, अगले फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगला फैक्टर है हमारा CO2 कंसंट्रेशन। देखिए CO2 कंसंट्रेशन की बात करूं मैं तो CO2 कंसंट्रेशन एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है बेटा। क्यों है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर? क्योंकि जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है वो है हमारी 0.03% से लेके 0.04% CO2, जो कि बहुत कम है ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए 0.05% CO2 एटलीस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो इसीलिए CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है बेटा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप CO2 कंसंट्रेशन को 0.05% तक करते हैं तो वहां पे CO2 फिक्सेशन रेट में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा। लेकिन उसके बाद में ये जो आप ज्यादा CO2 फिक्सेशन वहां पे CO2 को ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से वहां पे लंबे समय के लिए ये डैमेजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 आप बढ़ा रहे हो लेकिन आप अदर फैक्टर्स को नहीं बढ़ा रहे, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे वो अदर फैक्टर्स। उसके अलावा यहां पे C3 और C4 दोनों प्लांट्स का बेटा बिल्कुल अलग तरीके का रिस्पॉन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मतलब कहने का यह है कि अगर आप बात करें लो लाइट इंटेंसिटी पे, तो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में या लो लाइट में तो दोनों के दोनों हमारे कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं करते। लो लाइट पे ना तो C3 ना C4 दोनों में से कोई भी अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करता। लेकिन आप जब हाई लाइट इंटेंसिटी रखते हैं बेटा, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या करेंगे, दोनों ही प्लांट C3 और C4 प्लांट दोनों में ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है।
तो यहां पे यही बात लिखी गई है कि लो लाइट कंडीशन में C3 और C4 दोनों प्लांट्स जो बढ़ी हुई CO2 कंसंट्रेशन है उसके लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन अगर आप लाइट को बढ़ा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पे इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इन दोनों ही प्लांट्स का अगर मैं बात करूं इस C3 प्लांट का, तो C3 प्लांट को C4 प्लांट के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट तो अपना CO2 इनरिचमेंट खुद से कर सकता है। C4 प्लांट तो अपनी CO2 इनरिचमेंट डबल फिक्सेशन खुद से कर सकते हैं, तो इनको इनके मुकाबले कम CO2 चाहिए होती है। C4 प्लांट को बहुत कम CO2 चाहिए। कितनी चाहिए? तो इनको चाहिए होती है 360 माइक्रो पर लीटर, या आप कह सकते हैं पार्ट पर मिलियन। और C3 प्लांट को कितनी चाहिए होती है बेटा CO2? इनको चाहिए होती है 450 माइक्रो पर लीटर या ppm। तो आप अगर देख पाए तो C3 प्लांट को C4 प्लांट के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मतलब अगर आप CO2 को बढ़ा देते हैं तो C3 प्लांट की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, मतलब उसकी फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बना देते हैं ग्रीन हाउसेज। क्या बना देते हैं? ग्रीन हाउसेज बना देते हैं। क्यों बना देते हैं ग्रीन हाउसेज? क्योंकि यहां से CO2 बाहर नहीं निकल सकती। CO2 इस ग्रीन हाउस के अंदर, किसके अंदर? इस ग्रीन हाउस के अंदर ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप हो जाएगी तो CO2 का लेवल बढ़ेगा। और इस ग्रीन हाउस के अंदर अगर मैंने किसी C3 प्लांट को उगा दिया, अब किस प्लांट को उगाना चाहूंगा? जिसकी कॉमर्शियल ज्यादा वैल्यू हो, जैसे टमाटो है जो ज्यादा बिकता है, या बेल पेपर है, ऐसे प्लांट्स को मैंने यहां पे ग्रो कर दिया, तो उसका जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को जिसमें हम लोगों ने ग्रीन हाउस बना के इस C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, इसे कहते हैं हम लोग CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं बेटा हम। तो अगली स्लाइड में इसी के बारे में लिखा होगा। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है कि C4 plant shows saturation at 360 micro per liter. C3 plant respond to increased CO2 intensities, concentration, and saturation is seen beyond 450 माइक्रो पर लीटर। तो आप देखिए C4 प्लांट का जो सैचुरेशन है वो 360 माइक्रो पर लीटर पे हो रहा है, लेकिन C3 प्लांट को का जो सैचुरेशन आ रहा है वो 450 माइक्रो पर लीटर से ज्यादा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी तब आता है। और ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन के लिए भी उसका जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो अवेलेबिलिटी है CO2 लेवल की वो C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है, क्योंकि C3 प्लांट को थोड़ी ज्यादा चाहिए ना भाई कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसके लिए ज्यादा लिमिटिंग है। C4 के लिए लिमिटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि C4 अपना एनरिचमेंट खुद से कर सकते हैं, उनके पास में एक स्पेशल साइकिल है जिसकी वजह से उनको ज्यादा CO2 की जरूरत नहीं होती। तो अगली बात लिखी हुई है कि ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कंसंट्रेशन C3 प्लांट शो इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब जब आप CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो C3 प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक रेट है और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाती है। तो इसी चीज को हम लोग यूज कर लेते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप्स में, जैसे कि टमाटो और बेल पेपर। इनको हम लोग CO2 इनरिच्ड एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करते हैं ताकि हम इनसे ज्यादा यील्ड ले सकें बेटा, इनसे हम ज्यादा पैदावार ले सकें। इसीलिए हम लोग इन्हें ग्रीन हाउसेस के अंदर या CO2 इनरिच्ड एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रो करते हैं। तो हमने पहली बात कर ली लाइट की, अब दूसरे नंबर पे बात करी हमने CO2 कंसंट्रेशन की। अब हम लोग तीसरे फैक्टर की बात करते हैं बेटा, वो है हमारा टेम्परेचर। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए बात कुछ ऐसी है कि अगर बात करें आप टेम्परेचर की, तो भैया इस धरती पे टेम्परेचर यूनिफॉर्म तो है नहीं, इस धरती पे टेम्परेचर यूनिफॉर्म है नहीं, और जहां पे भी टेम्परेचर जैसा भी अवेलेबल है तो सारे प्लांट उस
अवेलेबल टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन से कि फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन बात यह है कि टेम्परेचर लाइट रिएक्शन को ज्यादा इफेक्ट करता है, डार्क रिएक्शन को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, टेम्परेचर का असर लाइट रिएक्शन पे उतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम अफेक्ट करता है लाइट रिएक्शन को, जितना ये डार्क रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ये डार्क रिएक्शन को कैसे अफेक्ट कर सकता है? क्योंकि डार्क रिएक्शन होता है एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, इसमें है बहुत सारे एंजाइम्स, और आप जानते हो कि अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या कर सकते हैं? डीनेचर कर सकते हैं, और वही एंजाइम खत्म हो गए या डीनेचर हो गए जो फोटोसिंथेसिस को करवा रहे थे या कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराते थे, तो हमारा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा या कार्बन फिक्सेशन वहां पे नहीं हो पाएगा। तो डार्क रिएक्शन इज मोर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर रादर देन लाइट रिएक्शंस। तो ये बात सबसे पहली लाइन में लिखी हुई है कि डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस, बहुत कम असर पड़ता है लाइट रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का। और दूसरी बात यह है बेटा कि भाई कोई प्लांट किस हैबिटेट में रहता है, कोई भी प्लांट किस हैबिटेट में रहता है उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करेंगी। मतलब आप कहें कि जो टेम्परेट कंडीशन है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है, नेचुरली वहां पे कम रहता है, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, तो वहां पे उगने वाले जो प्लांट्स होंगे बेटा उनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो कम होगा। और इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली अगर आप बात करें उन प्लांट्स की जो ट्रॉपिकल कंडीशन में है, जहां पे टेम्परेचर नेचुरली ज्यादा रहता है, तो वहां पे उन प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि वो उस कंडीशन के हिसाब से अडेप्टेड है। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम सारे प्लांट का आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई टेम्परेचर ऑप्टिमम ये होगा। वहां का हैबिटेट, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहां का एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि वहां पे रहने वाला प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। और अगली बात यह है कि जो हमारे C4 प्लांट हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशंस में, और वो आराम से 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब उनका रेस्पॉन्स ज्यादा लाइट, ज्यादा टेम्परेचर से कम नहीं होगा, वो उस कंडीशन में भी रेस्पॉन्स करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर आप C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट लास्ट टू लास्ट 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो रेस्पॉन्स है, इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पे वो बंद कर देते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक रेट वहां पे कम होने लग जाता है, फोटो रेस्पिरेशन वहां पे ज्यादा होता है। तो इसी बात को अगली लाइन में कहा गया है कि जो C4 प्लांट हैं उनका रेस्पॉन्स हायर टेम्परेचर के लिए होता है, और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा टेम्परेचर कर दो, लेकिन हाँ आप 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक भी C4 प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। लेकिन C3 प्लांट की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो बहुत कम होता है। और यहां पे बात कही गई है कि टेम्परेचर ऑप्टिमम किसी प्लांट का डिपेंड करता है वहां के हैबिटेट पे। मतलब अगर वो प्लांट ट्रॉपिकल है तो उसका हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, और वो प्लांट जो टेम्परेट कंडीशन में या टेम्परेट क्लाइमेट्स में अडेप्टेड है उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम कम हो जाता है। ये बात यहां पे स्लाइड में लिखी हुई है। अब बात यह है, हालांकि एनसीईआरटी में की नहीं गई, कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस किसी भी प्लांट में मिनिमम टेम्परेचर जिसपे मोस्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो है बेटा हमारा 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ज्यादातर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, जैसे हमारे जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, जिनका फोटोसिंथेसिस
35 डिग्री सेल्सियस में भी हो जाता है, जिनका फोटोसिंथेसिस -35 डिग्री सेल्सियस में भी हो जाता है। यहीं पे बात करें हम लोग किसी डेजर्ट प्लांट की बेटा, यहीं पे अगर मैं किसी डेजर्ट प्लांट की बात करूं तो डेजर्ट प्लांट जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो ये अपना ऑप्टिमम बेटा 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पे शो करते हैं। और यहीं पे अगर आप किसी एल्गी की बात करें जो हॉट स्प्रिंग्स में रहती हैं, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इनका जो ऑप्टिमम है वो 70 to 75 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस अर्थ पे जिस कंडीशन में या जिस हैबिटेट में कोई प्लांट रह रहा है, उस हिसाब से वो अडेप्ट करता है और अपना टेम्परेचर ऑप्टिमम उस हिसाब से वो बना लेता है बेटा। तो ये तो रही बात आपके टेम्परेचर की। अब हमारा लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर है जिसे हम कहते हैं आपका वाटर। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है इन चारों में जो रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड मेजर है तो माइनर कौन सा है, मतलब रेयरली कौन सा लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? तो बेटा हमारा जो वाटर है ये बहुत ज्यादा रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है, ये बहुत ज्यादा रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है। अब मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं कि वाटर रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर है? क्योंकि प्लांट को जितना वो पानी एब्जॉर्ब करता है, जितना भी वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसका केवल 1% चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आप सपोज करो अगर कोई प्लांट 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें से केवल 1 लीटर पानी उसको चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो इतना पानी तो वो प्लांट नॉर्मली जुगाड़ लेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी कम परसेंट में पानी चाहिए, इसलिए वाटर रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। लेकिन अगर सपोज करो वाटर स्ट्रेस हो जाता है, अगर वाटर का स्ट्रेस हो जाए, तो ऐसे में प्लांट क्या करता है? तो बेटा वाटर स्ट्रेस होने पे सबसे पहला काम प्लांट ये करता है कि वो अपने जो स्टोमेटास होते हैं उन स्टोमेटास को क्लोज कर लेता है। अब स्टोमेटा को क्लोज करने का रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है बेटा कि एक तो वैसे ही पानी की कमी है, वाटर का स्ट्रेस है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो अपने स्टोमेटास को ओपन करके रखेगा तो ट्रांसपिरेशन से जो बचा कुचा उसके पास में वाटर है वो भी ट्रांसपायर हो जाएगा। तो सबसे पहला तो अपने स्टोमेटास को क्लोज करेगा। तो स्टोमेटास को क्लोज करने की वजह से वहां पे जो CO2 एक्सचेंज होता है या CO2 की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटास का ही काम होता है गैसियस एक्सचेंज को करवाने का। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वाटर स्ट्रेस होता है तो प्लांट क्या करता है? अपनी लीव्स को विल्ट कर लेता है, मतलब सिकोड़ लेता है। मतलब कैसी कर लेता है? इस तरीके की कर लेता है, ऐसे सिकुड़ी हुई लीव हो जाती हैं। तो विल्ट होने से क्या होगा बेटा? सपोज करो कोई एक पूरी नॉर्मल लीफ थी, ये ऐसे नॉर्मल लीफ थी जब नॉर्मल कंडीशंस थी, और एक लीफ जो है वो इस तरीके से विल्ट हो रखी है। तो आप देख पाएंगे दोनों में से इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसपे ज्यादा सनलाइट पड़ेगी और ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, मुकाबले इस लीफ के जिसकी विल्टिंग हो गई है। तो हमारा जो वाटर है अगर कम हो गया तो पहले स्टोमेटा बंद होगा, CO2 एक्सचेंज कम हो जाएगा। दूसरा, अगर वाटर स्ट्रेस होता है तो लीफ विल्ट हो जाएगी, लीफ विल्ट होने से एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में उस लीफ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। और यहां पे अगर मैं दूसरी बात ये करूं कि वाटर एक्चुअल में क्या करता है, तो वाटर बेटा ओवरऑल प्रोसेस को ज्यादा अफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस को बहुत कम अफेक्ट करता है।
वो ओवरऑल प्लांट के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। कैसे? देखो, पहले में स्टोमेटा बंद करा दिए तो CO2 एक्सचेंज कम हो गया, CO2 एक्सचेंज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन कैसे होगा? दूसरा, अगर पानी की कमी हो गई तो लीफ विल्ट हो जाएंगी, लीफ विल्ट हो जाएंगी तो सनलाइट नहीं पड़ेगी, सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वहां पे लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइट और डार्क दोनों ही रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर बने। देखिए बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इंटरनल फैक्टर में किसी भी लीव का साइज, नंबर, एज और ओरिएंटेशन, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरी बात, उस लीफ के अंदर मीजोफिल सेल का नंबर कितना है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और वहां पे उस लीफ का इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितनी है उस लीफ के अंदर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को। इसके अलावा दो चीजें और थी, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक फैक्टर था जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और दूसरा प्लांट की ग्रोथ। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करते हैं किसी प्लांट के अंदर। अब बात यह है कि हमें इतने सारे फैक्टर्स में दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोरोफिल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी प्लांट के लिए, क्योंकि वो ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। मैंने बोला सबसे मेन चीज है किसी भी प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल कंटेंट। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट ट्रैप होती है, उस सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। तो अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। उसके अलावा एक प्लांट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोटॉन। इस क्रोटॉन प्लांट के अंदर वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। वेरीगेटेड लीव्स होती हैं बेटा वो जो दो कलर की होती हों, जैसे कुछ ग्रीन कुछ नॉन ग्रीन, कुछ ग्रीन कुछ नॉन ग्रीन, कुछ ग्रीन कुछ नॉन ग्रीन, मतलब इसमें इस तरीके से ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट। तो जो नॉन ग्रीन हिस्सा है, जैसे सपोज करो इसके अंदर ये सब पार्ट तो ग्रीन पार्ट है, ये सब ग्रीन पार्ट है, इस वेरीगेटेड लीफ के ये सब ग्रीन पार्ट है बेटा, ये सारे के सारे ग्रीन पार्ट है। तो ग्रीन इसलिए है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये जितने पार्ट हैं नॉन ग्रीन, सपोज ये मैं येलो कलर से बना दे रहा हूं, ये नॉन ग्रीन पार्ट है वेरीगेटेड लीफ के, ये नॉन ग्रीन पार्ट है। तो जो नॉन ग्रीन है उसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, तो कोई भी क्लोरोफिल यहाँ पे ना होने की वजह से कोई भी फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। और अगर कोई फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा तो वहां पे किसी भी तरीके का फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट या ग्लूकोज नहीं बनेगा, और अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वहां पे स्टार्च भी नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा हूं कि जो क्रोटॉन प्लांट है उसके अंदर वेरीगेटेड लीव्स होती हैं और उसके नॉन ग्रीन पार्ट्स में
कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता और वहां पे कोई भी स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो पाती, वहां पे स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होती। उसके अलावा एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन नंबर। एसिमिलेशन नंबर या फोटोसिंथेटिक नंबर। फोटोसिंथेटिक नंबर इसका मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक नंबर या एसिमिलेशन नंबर का मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 ग्राम क्लोरोफिल द्वारा 1 घंटे में कितनी ग्राम CO2 को एसिमिलेट किया गया। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन ग्राम्स आर एसिमिलेटेड बाई 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इन एन आवर। मैंने क्या बोला कि एक लीव के अंदर 1 ग्राम क्लोरोफिल ने 1 घंटे में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट किया, वो ही है उसका एसिमिलेशन नंबर। मतलब कोई अगर जितना ज्यादा वो CO2 को एसिमिलेट करेगा क्लोरोफिल 1 घंटे में, उतना ही एसिमिलेशन नंबर इंक्रीज होगा, उतना ही फोटोसिंथेटिक नंबर इंक्रीज होगा। और एक इमर्शन नाम के साइंटिस्ट थे, एक इमर्शन नाम के साइंटिस्ट थे। इमर्सन ने सीधा लीनियर रिलेशनशिप बताई थी क्लोरोफिल कंटेंट की CO2 कंसंट्रेशन, CO2 फिक्सेशन के साथ। सॉरी, मतलब कहने का था कि अगर क्लोरोफिल की अमाउंट बढ़ेगी किसी लीव में तो वहां पे फोटोसिंथेटिक रेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। और इन्होंने यहां पे एक बात और कही है कि अगर आप क्लोरोफिल को बढ़ाते हो और अदर फैक्टर्स ऑप्टिमम है तो वहां पे 200% फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगा। वहां पे फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपने किसी लीव में क्लोरोफिल के कंटेंट को बढ़ा दिया या अमाउंट को बढ़ा दिया और वहां पे जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमम है, जितने चाहिए उतने हैं, तो वहां पे फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो फैक्टर हमें पढ़ना है वो है बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, वो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी लीव की मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ी हुई है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस कम होगा। रीजन क्या है? सपोज करो ये एक लीव है, इस लीव के अंदर ये मीजोफिल सेल है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और इस फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है जैसे सक्रोज है या आगे चल के स्टार्च बन गया है, वो यहां पे सफिशिएंट अमाउंट में पहले से ही प्रेजेंट है। तो प्लांट दोबारा फोटोसिंथेसिस क्यों करे? या तो पहले ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट पहले बना हुआ था फोटोसिंथेसिस से ये यहां पे खत्म हो जाए या इसको अनलोड करके किसी दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया जाए, तो ये लीव के अंदर जो मीजोफिल सेल है ये फोटोसिंथेसिस को कर पाएगी। ऐसा करने से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट किसी लीव में बढ़ने से वहां पे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है।
मैंने क्या कहा, अगर किसी लीव की मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का क्या हो चुका है, एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाने के कारण फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो हमें पढ़ने थे, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को